सो नेक्स्ट इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि एक बॉडी, हम बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका मोमेंटम जो है वो किस तरह से कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन द कांस्टेंट, यानी कि दो बॉडीज जो हैं या दो से ज़्यादा बॉडीज हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं, अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है तो उनका मोमेंटम क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच द नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसी बॉडीज होंगी जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो वो इन केस जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी तो जो मोमेंटम है बॉडीज का वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड, क्योंकि मोमेंटम जो है वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हमारे पास बॉडीज का जो मास है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी तो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही, ना मास में चेंज है, तो क्या होगा कि उसका जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं अबाउट बैलून के बारे में हमने स्टडी किया था इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें बैलून में हमारे पास जो एयर है जब तक वो बैलून के अंदर टाइड है, यानी वो उसके अंदर से नहीं स्केप कर रही, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास एक कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है और हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो एयर है वो बैलून से बाहर आएगी, ठीक है, रिलीज होगी उसमें से, तो उसमें हमारे पास एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी और जो मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो है बैलून क्या करेगा, वो एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है अबाउट द कोलिजन ऑफ द बॉल्स। तो यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 2 स्फेयर बॉल्स हैं, एक बॉल का मास m1 है और दूसरी बॉल का मास क्या है, m2। अब ये जो दोनों बॉल्स हैं, ठीक है, मास 1 एंड मास 2, ये दोनों बॉल्स सम वेलोसिटी u1 और u2 से, ठीक है, ये मूव कर रही हैं। ये क्या है, हमारे पास इनिशियल, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल m1 एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 हैं। ठीक है, इन केस जो हमारे पास u1 है वो है इस ग्रेटर, यहाँ पर जो हमारे पास बॉल m1 है ये मूव कर रही है थ्रू वेलोसिटी u1 और m2 u2 से, लेकिन जो m1 है इसकी जो वेलोसिटी, ये सारा केस है बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये जो u1 है ये इसकी वेलोसिटी, यानी कि ये u1 वेलोसिटी जो मास 1 की है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दिस। तो क्या होगा कि इन दोनों का हम मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटीज हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आ जाता है जी प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m1 u1 और m2 u2। तो ये आ जाता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इंटू u1 और इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 इज m2 इंटू u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा ऑफ दिस सिस्टम, तो इन दोनों मोमेंटम्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ऐसे हम लिख देंगे इसको बिफोर कोलिजन, इनका टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट हमने कर लिया। नेक्स्ट इज एट कोलिजन। अब हमारे पास क्या हुआ कि जब बॉल्स जो कि सम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब वो क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। क्यों कोलाइड की, जो हमारे पास जो m1 था मास, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या थी, m2 से ज्यादा थी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास कोलिजन होगी। आफ्टर सम टाइम द मास m1 हिट्स द m2 विद सम फोर्स। तो एज अ रिजल्ट क्या, ये इसकी कोई फोर्स एक्सर्ट होगी ऑन द मास m2। तो यहाँ पे अब फोर्स आ गई है। देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन द m1। तो क्या होगा, जब ये मास m1 कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन m2, तो जो हमारे पास मास m2 है वो भी एज अ रिजल्ट रिएक्शन में फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट
इन रिएक्शन फोर्स होगी, ठीक है। देयर आर द टू डिफरेंट बॉडीज दैट आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, दैट इज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अब ये तो हमारे पास आ गया केस एट द कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल बिकम v1 एंड v2, ठीक है। अब इनिशियली तो वो u1 और u2 वेलोसिटीज से मूव कर रही थी, तो फिर उनकी कोलिजन हुई, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया, ठीक है। तो उनकी वेलोसिटीज चेंज होगी और वो क्या बन गई? v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन। यहाँ पे अब बॉल्स ने क्या किया? वो उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया और ये वेलोसिटीज v1 और v2 से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। सो देयर विल बी अ मोमेंटम दैट इज अ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m1 आ जाता है m1 v1 और मोमेंटम ऑफ द मास m2 आ जाएगा m2 v2। अब ये जो है फाइनल मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटीज क्या हो गई हैं? v1 और v2, ठीक है। वेलोसिटीज हमने इस तरह से लिख दी। तो इस तरह से हम इसमें अब दोबारा आफ्टर द कोलिजन जो है वो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ रहा है, उसका सम कर लेंगे, यानी टोटल उनको कर लेंगे। तो जो हमारे पास दोनों बॉडीज हैं उनका हमने सम किया, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको इक्वल कर देते हैं, कैसे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन को हम इक्वल कर देंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन हमने क्या इक्वेशन नंबर 3.15 जो है, ये जो हमने फाइंड की थी ये वाली, तो ये बिफोर कोलिजन था, इसको हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन है, इसको हम दोनों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक इसका मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब ये क्वेश्चन हमें क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है, दैट जिसकी जो सा काफ़ी सारी वास्ट एप्लीकेशंस भी हैं जिनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिस्टम की कोलिजन आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन हम देख लेते हैं इसकी, दैट इज ऑफ सिस्टम ऑफ द गन एंड द बुलेट, यानी कि बुलेट और गन से जो यानी कि गन फायर हो रही है थ्रू गन, बुलेट हम फायर करते हैं थ्रू गन, तो फायरिंग जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट द रेस्ट, यानी अगर हमारे पास गन है, हमें सपोज अगर हाथ में पकड़ी हुई है, तो अभी तो बुलेट और जो गन है वो दोनों क्या है? रेस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मोमेंटम है सिस्टम का हमारे पास वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 0, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे? गन को फायर करेंगे, तो जो है हमारे पास बुलेट है वो और जो गन है वो, उसमें क्या होगा? इट विल एक्वायर सम मोमेंटम, यानी वेलोसिटीज में चेंज आएगा, ठीक है। तो देयर विल बी acquired some momentum. So according to the law of conservation of the system, the guns recoil. तो रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? जब बुलेट फायर होगी तो गन क्या आएगी? बैकवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो there is some reaction force. Then according to the law of the conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will be 0 after the gun is fired. तो उसके मुताबिक अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करें तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम आ रहा है गन का और बुलेट का वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा व्हेन द गन इज फायर्ड। फॉर यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली हम इसको अगर प्रूफ करें तो मास हम बुलेट का ले लेते हैं स्मॉल है, और भी हम ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, बुलेट की, और कैपिटल एम जो है हम मास ले लेते हैं गन का, और जो कैपिटल वी है उसको हम ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, जब वो रिकॉइल हो रही है गन। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर, तो क्या आ जाएगा? आफ्टर गन फायर क्या आ जाएगा?
हम टोटल मोमेंटम ले लेंगे, ठीक है। जो कैपिटल एम और कैपिटल वी जो है हमारे पास गन का है और ये हमारे पास बुलेट का है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये है व्हेन आफ्टर व्हेन द गन इज फायर्ड। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, हमने बिफोर क्या कहा था कि बुलेट और गन के रेस्ट पे, ठीक है, तो उनका मोमेंटम क्या आ रहा था 0, लेकिन आफ्टर क्या आ रहा है m1 यानी कैपिटल एम वी और प्लस स्मॉल एम और वी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड। यानी आफ्टर एंड बिफोर हम इनको इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो बिफोर था वो था 0 और आफ्टर हमने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर ये हम प्लस एम वी उठा के इक्वेशन किस साइड पे ले आए, ठीक है, और यहाँ से हम इस कैपिटल वी यानी वेलोसिटी ऑफ द गन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैपिटल एम यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, तो ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ द गन। अच्छा, इसमें जो हमारे पास नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द गन इन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास जो गन की वेलोसिटी है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है किसकी? बुलेट की वेलोसिटी के, ठीक है। यानी गन रिकॉइल कर रही है, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। मास ऑफ द गन इज मच लार्जर देन द बुलेट, देयरफॉर रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो गन का मास है वो क्या है? लार्जर है बुलेट से। इसकी वजह से जो सा है जब मास ज्यादा हो तो क्या होगा? इट विल रिकॉइल स्मॉलर, ठीक है। बुलेट से वो लेस रिकॉइल करेगा, बहुत ज्यादा रिकॉइल नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है अबाउट रॉकेट एंड द जेट इंजन्स। ये भी इसी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ऑफ एप्लीकेशन है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इन विच द हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, ठीक है। यानी जो हमारे पास गैसेस बर्न हो रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट आउट हो रहे हैं, उनका क्या आ रहा है? वो एक लार्ज मोमेंटम के साथ रिजेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास मशीन्स के वो क्या कर रही हैं? वो इक्वल मोमेंटम गेन कर रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास हाई वेलोसिटीज अटेन होंगी ऑफ रॉकेट की, ठीक है। और वो एक हाई वेलोसिटी के साथ रॉकेट जो है वो हमारा मूव करेगा, ठीक है, जेट इंजन या रॉकेट्स वगैरह। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज 3.7 फ्रॉम योर बुक। हम इसमें फाइंड आउट करेंगे अबाउट अ बुलेट। सेम केस में उससे रिलेटेड एग्जांपल है। A bullet of the mass of 20 gram is fired from a gun with a muzzle velocity of 100 meter per second. Find the recoil of the gun if the mass is 5 kg. तो यहाँ पे बुलेट का जो मास है वो क्या है? 20 kg, ठीक है, और जो गन है उसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड करना है गन की रिकॉइलेशन, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द गन। जबकि मास जो है हमारे पास गन का वो क्या आ रहा है? 5 kg। यानी हमें कैपिटल एम गिवन है और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट स्मॉल वी गिवन है और मास ऑफ द बुलेट दैट इज स्मॉल एम गिवन है, ठीक है। और कैपिटल वी हमने क्या करना है? फाइंड आउट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेटा। अब मास हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ ग्राम्स में आ रहा है। इस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 kg। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 kg हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी? हमने क्या पढ़ा था अभी? कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम और वी किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो हम इसमें पुट करेंगे आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो कि कैपिटल एम है 5 kg, कैपिटल वी हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस स्मॉल एम की जगह हम पुट कर देंगे 0.02 kg और स्मॉल वी की जगह हम पुट कर देंगे 100 मीटर पर सेकेंड और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ से ये जो 5 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये और यहाँ से हम वी निकाल देंगे, ये आ गया वी, ठीक है। ये इक्वेशन के उस साइड पे जाके नेगेटिव में हो गया और यहाँ पे प्लस हो रहे हैं ना, ठीक है, ये तो जाके नेगेटिव। आप पहले ऐसी कोई क्वेश्चन कोई सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू उठा लें तो, बल्कि इसको एक और तरीका ये भी है
कि यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है दैट कैपिटल V इज इक्वल बाय 2 माइनस स्मॉल m बाय कैपिटल MV। ठीक है, यहाँ से भी आप इसी को पुट करें तो यहाँ पे ये इधर हम आराम से माइनस है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन रिकॉइल्स। ठीक है, अभी हमने स्टडी किया कि ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, कि गन जो है वो क्या हो रही है, रिकॉइल हो रही है दैट इन सम बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में रिकॉइल हो रही है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुलेट। बेसिकली ये ऑपोजिट जो नेगेटिव है ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, और वेलोसिटी क्या आ रही है हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन रिक्वायर्स मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुलेट विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द क्या आ गई गन, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड।